नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको आपकी तैयारी पता नहीं लग पाएगी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाती रहिएगा। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चल पाता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्नों में से आपको कम से कम 30 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 30 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं सारे प्रैक्टिस सेट आप एक बार लगा लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने वो सभी छोटे भाई बहन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहता है और उसे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगा। तो श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा है और प्रैक्टिस सेट से ही आपका अच्छा स्कोर होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 277। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली? तो ये हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें बघेली। कौन? बघेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो कौन सी उपभाषा वर्ग की बोली है अवधी, ये आपको बताना है। तो ये है पूर्वी हिंदी। किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती उनको हम कहते हैं विशेष। क्या? विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रम में क्रमवाच्य कृत प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो क्रमवाच्य कृत प्रत्यय नहीं है? तो ये खुरचन नहीं है। कौन सा? खुरचन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया। कौन? क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले क्या है। तो क्या है वाक्य में ये आपको बताना है। तो वाक्य में क्या है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पहले है? ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो इसमें कारक है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है ये आपको बताना। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ये शुद्ध है। बाकी के तीनों हैं ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इनमें से कौन से जो शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं ये आपको बताना है। तो कौन से शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं? तो नक्षत्रों के नाम। क्या? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव का बहुवचन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देव शब्द का बहुवचन हो जाएगा देवगण। क्या? देवगण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय तहें मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत्नार इस अवतरण में है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो 126 में आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें रस है भयानक रस। कौन सा? भयानक रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को? तो इसे हम कहते हैं तुक। क्या? तुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊषा सुन हले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई उपर्युक्त में अलंकार है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। तो दधी। कौन? दधी ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रम में विवृत स्वर है। तो इनमें कौन सा है जो विवृत स्वर है ये आपको बताना है। तो ये है बड़ा आ। कौन? बड़ा आ ये एक विवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। तो बताना कि आपको इनमें से शिव का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है शिव का पर्यायवाची? तो ये है पिनाकी। क्या? पिनाकी ये शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में बाग्यभाव का सही संधि विच्छेद सटीक है। सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, माफी चाहता हूँ, गलत क्वेश्चन पढ़ा है कि किस क्रमांक में बाग्यभाव का संधि विच्छेद सटीक है। तो इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाग प्लस वैभव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इम्तहान लेने वाला के लिए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परीक्षक। क्या? परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्योधन। क्या? दुर्योधन में दु उपसर्ग नहीं होता है, इसमें गलत प्रयोग हुआ। दुर्योधन में दुर उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रोपण। क्या? रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है गौशाला में? तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशा है। तो इस मुहावरे का क्या आशा है? कूप मंडूक होना। तो इसका आशय हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शब्द है। तो बहादुर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो बहादुर जो शब्द है ये है तुर्की शब्द। क्या? तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा तरंग शब्द का सही समानार्थी? तो ये हो जाएगा उर्मी। क्या? उर्मी हो जाएगा तरंग का सही समानार्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र की डॉट डॉट में ही देशवासियों की डॉट डॉट निहित है, उपयुक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पर रेगिस्तान पूर्ण करना है और इस वाक्य का सही अर्थ भी आपको मिलान करना है। तो राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर बैठता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचनाकार है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो कौन है हल्दी घाटी के रचनाकार। तो ये हैं राम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं। तो कौन है चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो किसे मिला था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनमें से किसी को भी नहीं मिला था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी साथी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।